बीएससी प्रथम वर्ष वालों के लिए जो अगला चैप्टर हम लेने वाले हैं, अगला टॉपिक जो हम लेने वाले हैं वो है इडोगोनियम। पिछले पीडीएफ और वीडियो के माध्यम से हमने वॉलबॉक्स को कंप्लीट किया था। इडोगोनियम का लेने से पहले हम इसके ऑर्डर के यानी इडोगोनियल्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं कि इसका जो थैलस है वो शाखित होता है, जैसा इडियोक्लेडियम व बल्बोकीट में देखने को मिलता है। अशाखित भी होता है जैसा इडोगोनियम में होता है, जो एक केंद्रकीय बेलनाकार कोशिकाओं का बना होता है और केंद्रक पैराइटल होता है, यानी भित्ति लग्न होता है। कायिक कोशिकाएं अग्र सिरे पर अधिक चौड़ी होती हैं। इस प्रकार शीर्षस्थ व आधारी ध्रुवीता पाई जाती है। हरित लवक जालिकावत होता है और इसमें कई पायरेनोइड्स पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन पार्श्वी कोशिका भित्ति के वलयाकार विभाटन से होता है और जनन कोशिकाओं चल बीजाणु, पुंब बीजाणु या नर युग्मक में कशाभिकाओं की एक उपांतस्थ यानी सब टर्मिनल वलय पाई जाती है, जो कि उनको जनन में मदद करती है। अलैंगिक जनन बहुकशाभिक की चल बीजाणु द्वारा होता है, जो चल बीजाणु धानियों में एकल रूप से बनती है। और लैंगिक जनन प्रगत विषम युग्मकीय एडवांस्ड ऊगेमस प्रकार का होता है। फ्रिशनेस ऑर्डर को एक ही कुल यानी उडोगोनियसी में माना है। हम इसके एक वंश इडोगोनियम के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में शामिल है, उसके बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। जैसे इडोज का मतलब है फूलना, और फूली हुई जनन संरचनाएं होती हैं। इस वंश का सही उच्चारण इडोगोनियम है, फिर भी अधिक प्रचलन के कारण उडोगोनियम भी इसको यूज़ किया जाता है। इसका वर्ग है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर है उडोगोनियल्स जैसा कि बता दिया गया है, फैमिली है उडोगोनियसी और वंश उडोगोनियम। प्राप्ति स्थान इसका है कि 400 से अधिक जातियां, अकेले भारत में 115 से अधिक जातियां मिलती हैं और अलवणीय जल में पाया जाने वाला शैवाल है ये जो साफ पानी में मिलता है, जो परिपक्व अवस्था में मुक्त रूप से तैरता हुआ मिलता है, परंतु तरुण अवस्था में जलीय पौधों या उनके तनों या पर्णों या दूसरे शैवालों से चिपका हुआ अधिपादपी यानी एपिफाइटिक के रूप में दिखता है ये। हम इसकी थैलस संरचना के बारे में बात करें, जो कि डायग्राम में भी नजर आ रही है। पादप शरीर हरा बहुकोशिकीय अशाखित होता है, जो कई बेलनाकार व विभिन्न आकार की आकृति कोशिकाओं से बना होता है। एक तंतु को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: आधारीय स्थापनांग, अंतर्वेशी कोशिकाएं व शीर्षस्थ कोशिका। और आधारी कोशिकाएं प्राय रंगहीन तथा जो स्थापनांग है बेसल होल्ड फास्ट है के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार की कोशिका की निचली सतह सरल व पालीवत लॉब्ड होती है, जो तंतु के स्थिरीकरण के लिए लाभदायक होती है। जरा देखिए, इसमें आपको नजर आ रहा होगा होल्ड फास्ट है, ये बेसल होल्ड फास्ट कलरलेस है। इसके ऊपर अन्य जो कोशिकाएं हैं वो क्रमवत एक तंतु के समान जमी रहती हैं। आधारी तथा शीर्षस्थ कोशिका के मध्य स्थित अनेक कोशिकाओं को अंतर्वेशी कोशिकाएं कहते हैं। जैसे ये वाली जो कोशिकाएं हैं ये अंतर्वेशी कोशिकाएं कहलाती हैं। अब इनकी क्या खासियत है देखते हैं। ये तंतु का अधिकांश भाग बनाती हैं तथा सभी हरी तथा संरचना में एक समान होती है। कुछ कोशिकाओं के ऊपरी सिरे पर वलय रूप में घेरे पाए जाते हैं, जिन्हें कैप्स कहा जाता है। इन कोशिकाओं पर टोपियों की संख्या ये संकेत करती है कि अमुक कोशिका कितनी बार विभाजित हो चुकी है। शीर्षस्थ कोशिका तंतु के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है, जो इसमें दिखने को मिलेगी। ये देखिए आप, ये एपिकल सेल है जो शीर्ष सिरे पर है। कोशिका संरचना के बारे में बात करें, कोशिकाएं लंबी बेलनाकार हैं। कोशिकाओं का अग्रभाग अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा होता है। भीतरी स्तर में अन्य जीवद्रव्य के बाहर वे सेलुलोज की बनी होती है भीतरी लेयर, और बाह्य स्तर ये पैक्टिक पदार्थों की बनी होती है, जो कि टिफैनी ने बताया था। पैक्टिन परत के बाहर उडोगोनियम में काइटिन की सतह उपस्थित होती है। इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। हम बात करते हैं इसके प्रोटोप्लास्ट की, जीवद्रव्य की। ये बाहरी कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य व कई पायरेनोइड युक्त जालिकावत हरित लवक व भित्ति लग्न केंद्रक से में विभेदित होता है। कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। तंतु कोशिकाओं के अग्रभाग पर हेमिसेलुलोज से बने वलयनुमा चिन्ह या मार्कर्स पाए जाते हैं। इन्हें शीर्षस्थ टोपियां कहते हैं। ऐसी कोशिकाओं को आच्छादित कोशिकाएं कैप सेल्स भी कहा जाता है। उडोगोनियम इन टोपी कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण सरलता से अन्य शैवालों से पहचाना जा सकता है। इसमें देखने को मिलेगा हमें, ये देखिए आप, ये कैप्स हैं इसमें बनी हुई, क्लोरोप्लास्ट, और इसमें स्टार्च ग्रेन पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्म है ही, और न्यूक्लियस है इसका, भित्ति लग्न है, देखिए आप थोड़े एक किनारे पर है ये। और इसके अलावा सेल वॉल है जिसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना है। पायरेनोइड्स बिखरे हुए रहते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी वृद्धि की। इसकी वृद्धि के बारे में क्वेश्चन कई बार बन जाता है। तंतु की कोशिकाओं के विभाजन से रेखीय वृद्धि होती है,
स्थापनांग यानी होल्ड फास्ट कोशिका को छोड़कर तंतु की अन्य सभी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। अब कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है वो आपको देखना है। देखिए, कोशिका विभाजन के प्रारंभ में ही कोशिका का केंद्रक ऊपर की ओर गमन करता है पहले, और केंद्रक कुछ लंबा होकर समसूत्री विभाजन द्वारा दो पुत्री केंद्रकों को जन्म देता है। फिर उसके बाद में समसूत्री विभाजन की प्रोफेज या पूर्वावस्था में ही कोशिका के दूरस्थ छोर के ठीक नीचे पार्श्वी भाग में हेमीसेलुलोज की एक वलय उत्पन्न होती है, और ये वलय पार्श्वी भित्ति के आंतरिक मुख को घेर लेती है। वलय मोटाई में बढ़ती है और पार्श्वी भित्ति से कई गुना मोटी हो जाती है। अब पार्श्वी भित्ति में वलय के ठीक सामने एक खांच बनती है। इसी के साथ पार्श्वी भित्ति के खांच के बाहर एक अनुप्रस्थ दरार दिखाई देने लगती है। वलय के पूर्ण परिवर्धन होने के साथ ही साथ समसूत्री विभाजन पूरी तरह से हो जाता है, और अब कोशिका द्रव्य विभाजन से एक पट बनता है जो दो पुत्री कोशिकाओं को जन्म देता है। अब प्रत्येक पुत्री कोशिका जीवद्रव्य लंबाई में बढ़ता है और जनक जीवद्रव्य के बराबर लंबा हो जाता है। पुत्री जीवद्रव्य की लंबाई बढ़ने में लगभग 15 मिनट का समय लगता है। निचला पुत्री जीवद्रव्य तब तक लंबाई में बढ़ता है जब तक कि इसका ऊपरी छोर पार्श्वी भित्ति से बनी दरार के पास नहीं पहुंच जाता। इससे निचले वाले पुत्री जीवद्रव्य में केवल पुरानी पार्श्वी भित्ति ही रह जाती है। इसी दौरान ऊपरी पुत्री जीवद्रव्य भी लंबाई में बढ़ता है और इस जीवद्रव्य की पार्श्वी भित्ति के तनने या प्रसार से इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। नीचे वाले पुत्री जीवद्रव्य के लंबे होने से लूज सेप्टम ऊपर की ओर खिसकता है और अंत में ये पार्श्वी भित्ति में जो दरार है उससे थोड़ा नीचे स्थित हो जाता है, और जनक कोशिका के वलय के ऊपर वाला भाग ऊपरी पुत्री जीवद्रव्य के ऊपरी भाग पर एक कैप के रूप में रह जाता है। और कोशिका के ऊपर कैप की संख्या दर्शाती है कि कोशिका का कितनी बार विभाजन हुआ है। अब इसे थोड़ा सा इस तरीके से समझ लेते हैं हम। देखिए, ए जो डायग्राम है उसमें ये न्यूक्लियस अभी परिभित्तीय रूप में नजर आ रहा है। फिर ये विभाजित हुआ, साथ ही साथ विभाजन के बाद में आप देखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स बीच में एक पार्श्वी भित्ति का निर्माण होने लगा है। दो हिस्सों में टूट गया है, ये जो केंद्रक है दो हिस्सों में बट गया है। नीचे वाले में जीवद्रव्य कम है, ऊपर वाले में जीवद्रव्य ज़्यादा है। देखिए डी वाले में। अब आप देखिए, जब ऊपर वाला जो है वो उसके जब पार्श्वी भित्ति बढ़ने लगती है उसका जीवद्रव्य अधिक होने लगता है। ई जो डायग्राम है उसमें देखिए आप, जीवद्रव्य लंबाई में बढ़ने लगता है और ये ऊपर बढ़ता चला जाता है, और ऊपर जो ऊपर वाली जो कोशिका है उस पर उसको ऊपर की ओर धकेलता है। एफ जो डायग्राम है उसमें आप देखेंगे कि कैप का बनना, यानी जो आच्छद है वो बन जाता है, और पूरी रूप से ऊपर वाली कोशिका और नीचे वाली कोशिका में दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण इस प्रकार से हो जाता है। यह आपको सरलीकृत रूप में भी लिखना है, और इसको ज़्यादा कठिन रूप में याद नहीं करेंगे हम। अगले जो वीडियो होगा उसमें हम जनन के बारे में, इसके जनन के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे।